नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज आपको अपने YouTube चैनल पंडित जी कहिन में स्वागत करता हूं। सौभाग्य से ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं आपके समक्ष आज होने वाले चंद्र ग्रहण के पौराणिक एवं वैज्ञानिक महत्व के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। चंद्र ग्रहण कब और क्यों? वर्ष 2023 का प्रथम चंद्र ग्रहण वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा के दिन यानी आज 5 मई को लगने जा रहा है। खगोल शास्त्र और हिंदू पंचांग के अनुसार भारत में यह चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा यह बताया गया है कि भारत के कुछ हिस्सों में यह चंद्र ग्रहण दृश्य होगा। हालांकि यह एक उपछाया चंद्र ग्रहण है। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण के दौरान राहु चंद्रमा को ग्रसित कर देते हैं। अब पूर्व में उपछाया चंद्र ग्रहण के बारे में चर्चा करने के बारे में बात हुई थी। तो उपछाया चंद्र ग्रहण होता क्या है? जब ग्रहण लगता है तो चंद्रमा पृथ्वी की उपछाया में प्रवेश करती है, जिससे चंद्रमालिन्य कहते हैं। इंग्लिश में से पेनब्रा कहते हैं। इसके बाद चांद पृथ्वी की असली छाया में प्रवेश करता है। तब जब ऐसा होता है तब वास्तविक ग्रहण होता है। लेकिन कई बार चंद्रमा उपछाया में प्रवेश करके उपछाया शंकु से ही बाहर निकल जाता है और पृथ्वी की वास्तविक छाया में प्रवेश नहीं करता है। इसलिए उपछाया चंद्र ग्रहण में पृथ्वी का बिंब बस धुंधला पड़ता है और पूरी तरीके से काला नहीं होता। इसलिए इसे उपछाया चंद्र ग्रहण कहते हैं। अर्थात एक उपछाया चंद्र ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया के हल्के बाहरी क्षेत्र में गुजरता है, जिसे पेनब्रा कहा जाता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां पृथ्वी सूर्य के डिस्क के हिस्से को ढकती हुई प्रतीत होती है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि सूर्य और चंद्रमा दोनों के बीच में पृथ्वी जब जा रही है तो यहाँ पे उपछाया छाया दोनों के बारे में बताया गया। अब यह चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा? भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई देगा या नहीं? खगोल शास्त्र, चूंकि पूर्व में बताया चुका है, खगोल शास्त्र और हिंदू पंचांग के अनुसार भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों के मुताबिक भारत के कुछ हिस्सों में चंद्र ग्रहण को लोग देख सकते हैं। चंद्र ग्रहण 2023 की अवधि, इस चंद्र ग्रहण की कुल अवधि कुल 4 घंटे 18 मिनट की रहने वाली है। ग्रहण रात को 8:44 से शुरू होगा और मोक्ष रात को 1:02 पर प्राप्त होगा, अर्थात चंद्र ग्रहण खत्म होगा। चंद्र ग्रहण 2023 का सूतक काल, जिसके बारे में लोगों की जिज्ञासा ज़्यादा होती है। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। सूतक के दौरान किसी भी तरह के धार्मिक या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक के दौरान पृथ्वी का वातावरण दूषित होता है और उसके हानिकारक दुष्प्रभाव से बचने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतनी होती है। ग्रहण के सूतक काल में पूजा पाठ और अन्य धार्मिक कार्य वर्जित माने गए हैं। ग्रहण के समापन के कुछ समय बाद सूतक काल खत्म हो जाता है। सूतक में भगवान की मूर्तियों को भी स्पर्श नहीं किया जाता है। खगोल शास्त्र और हिंदू पंचांग के अनुसार भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा। भारत में न दिखाई देने की वजह से यहाँ चंद्र ग्रहण का सूतक काल भी नहीं माना जाएगा। सूतक काल न लगने की वजह से यहाँ पूजा पाठ किए जा सकेंगे, साथ ही किसी भी तरह के धार्मिक कार्यों पर रोक नहीं रहेगी। अब यह देखते हैं चंद्र ग्रहण वैज्ञानिक तो जान गए वैज्ञानिक तौर तरीके से किस तरीके से होता है, लेकिन अब देखते हैं चंद्र ग्रहण की पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, जिसमें से सबसे पहले हलाहल विष निकला, जो पूरे संसार के लिए काल बन गया था। तब महाकाल भगवान शिव उस विष का पान कर लिया और वे नीलकंठ कहलाए। जैसे जैसे समुद्र मंथन का समय बढ़ता गया वैसे वैसे कई बहुमूल्य वस्तुएं निकली। उसी क्रम में भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत कलश लिए हुए प्रकट हुए। उस अमृत कलश को प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों में छीना झपटी शुरू हो गई। देवता चाहते थे कि पूरा अमृत उनको मिले ताकि राक्षस अमर न हो सके। दूसरी तरफ राक्षस ये चाहते थे कि वे अमृत का पान करके अमृतत्व का प्राप्त कर लें। देवताओं और राक्षसों के बीच
अमृत को लेकर मची रस्साकसी को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके आए। तब राक्षसों ने उनको अमृत के बंटवारे का दायित्व सौंपा। उन्होंने कहा कि वे बारी बारी से अमृत का पान कराएंगे। सबसे पहले देवताओं को अमृत मिलेगा, उसके बाद राक्षसों को। राक्षस इस बात के लिए तैयार हो गए। एक पंक्ति में देवता, दूसरी पंक्ति में राक्षस बैठ गए। भगवान विष्णु मोहिनी स्वरूप में देवताओं को अमृतपान कराने लगे। ये देख सकते हैं कि समुद्र मंथन जब हुआ तो एक साइड सभी देवता हैं, दूसरे सभी दैत्य हैं, बीच में समुद्र मंथन हुआ और उसमें से जो वस्तुएं प्राप्त हुई। दैत्यों की पंक्ति में स्वरभानु नाम का एक दैत्य भी बैठा हुआ था। उसे आभास हुआ कि मोहिनी रूप को दिखाकर दैत्यों को छला जा रहा है। था भी, बात सही थी। ऐसे में वह देवताओं का रूप धारण करके चुपके से सूर्य और चंद्रदेव के मध्य में आकर बैठ गया। जैसे उसे अमृत पान करने को मिला, सूर्य और चंद्र देवताओं ने उसे पहचान लिया और मोहिनी रूप धारण किए भगवान विष्णु को अवगत कराया। इससे पहले ही स्वरभानु अमृत को अपने कंठ से नीचे उतारता, भगवान विष्णु ने उसे अपने चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। चूंकि उसके मुख ने अमृत चख लिया था, इसलिए उसका सर अमर हो गया। तो स्वरभानु नाम का दैत्य ऐसे बना राहु केतु। कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने सिर को एक सर्प के शरीर से जोड़ दिया, यह शरीर राहु कहलाया, और उसके धड़ को सर्प के सिर से जोड़ दिया, जो केतु कहलाया। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य और चंद्र देवता द्वारा स्वरभानु की पोल खोले जाने के कारण राहु इन दोनों देवों का बैरी हो गया। सूर्य और चंद्रमा का ग्रास करने आते हैं राहु और केतु। इस घटना के बाद से राहु केतु हर साल चंद्रमा और सूर्य का ग्रास करने आते हैं, क्योंकि इन दोनों ने ही अमृतपान के समय उस राक्षस का भेद उजागर किया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राहु और केतु के कारण ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन। राहु और केतु को ज्योतिष में छाया ग्रह कहा जाता है। ये दोनों ग्रह एक ही राक्षस के सिर से जन्मे हैं। राक्षस के सिर वाला भाग राहु कहलाता है, जबकि धड़ वाला भाग केतु। कुछ ज्योतिष इन्हें रहस्यवादी ग्रह मानते हैं। राहु और केतु को 9 ग्रहों में छद्म ग्रह का स्थान मिला हुआ है। ये देख सकते हैं राहु और केतु। उम्मीद है कि आपको मेरा यह वीडियो और प्रस्तुतिकरण पसंद आया होगा। आपको कंटेंट यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक एंड शेयर कर देंगे। जय श्री राम, वंदे मातरम।